हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th सोशल साइंस हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो आपके लिए है वो ये है कि हम लोगों का जो भी वीडियो रिकॉर्ड होगा और आप जो भी देख पाएंगे यूट्यूब पे वो सारा का सारा ऑफलाइन में ये आपका वीडियो रिकॉर्ड होता रहेगा। और इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको इस प्रकार का एक माहौल प्रदान किया जाएगा ओरिजिन की तरफ से, ताकि आपको भी लगे कि आप बिल्कुल एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं और ये आप फील कर पाए कि पूरा का पूरा जो आपका प्रेजेंस है वो आपके क्लासरूम में ही है। तो यहाँ पे जो आपको वीडियो मिलने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स के, वो आपको ऑफलाइन में चलता रहेगा और वो आपके लिए रिकॉर्ड होता रहेगा। हालांकि हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं किसी भी सब्जेक्ट को और किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, तो हमारा मेन मकसद बोर्ड को भरना या फिर आपके पेज को भरना नहीं होगा। हमारा मकसद ये होगा कि हम लोग कम से कम कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ों को एक्वायर कर सके। मतलब ये कि हम लोग पूरा का पूरा बोर्ड भरने का काम नहीं करेंगे, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आपके लिए ये एक एडवाइस रहेगा। हालांकि ऑफलाइन में तो ये होता है कि बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड रहता है कि सर आप ऑफलाइन में बोर्ड पे तो समझा देते हैं कॉन्सेप्ट को, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे सजा के लिख सकते हैं, इसके लिए आप कुछ करिए। तो ऑफलाइन प्लस आप लोगों के लिए भी एक सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि हालांकि ऑफलाइन वालों ने कहा तो उनको तो मेनली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उनको एक पूरा डिटेल्ड नोट्स जो रिटन फॉर्म में रहता है वो मिल जाता है, लेकिन आप ये डिटेल नोट्स आप किस प्रकार से ले सकते हैं। हालांकि मेरा हमेशा आपसे ये एडवाइस रहेगा कि आप जो कुछ भी बोर्ड पे पढ़े, यदि आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो मेरा यह मानना है कि क्लास 10th के लिए नोट्स आपको जरूरत ही नहीं है। मतलब ये कि आपको नोट्स इस प्रकार से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि हर एक चीज आपके कॉपी पे होगा, हर एक चीज आपके ब्रेन में कॉन्सेप्ट घूमता रहेगा। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि हमें एक रिटेन रूप में नोट्स मिले, डिटेल्ड रूप में नोट्स मिले, जिसमें कि एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक डीपली डिस्कस किया हुआ हो, हर एक पॉइंट को मेंशन किया हुआ हो, तो आपके लिए नोट्स लेने का जो तरीका है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ओरिजिन लर्निंग स्टेशन, वहां पर जाकर आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे ऊपर आप यदि करेंगे तो आपको हर एक क्लास के हर एक सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का आपको डिटेल्ड रूप में नोट्स मिल जाएगा, जो कि ओरिजिन आपको बिल्कुल और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करती है। तो आपके लिए ये एक एडवाइस रहेगा कि आप यहाँ पे जो कुछ भी पढ़े, आप अपने सामने एक पेन और एक नोटबुक अपना ले लें, ताकि जो भी चीज हम यहाँ पे पढ़े आप उसको हूबहू वहां पे लिख सके। और हाँ, यदि इन फ्यूचर के भी आपको डिटेल एक रिटेन रूप में नोट्स की जरूरत पड़ गई तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओरिजिन लर्निंग स्टेशन से जाकर ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो हमारा मेनली एक टॉपिक होगा और उस टॉपिक को हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और इसमें जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे वही चीज आपको एक रिटेन रूप में हमारे नोट्स में देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आपका एक बार फिर से ओरिजिन में स्वागत है। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका जो नाम है नेशनलिज्म, ये एक छोटा सा वर्ड है लेकिन इस वर्ड का मतलब बहुत बड़ा है। यदि आप नेशनलिज्म शब्द के मीनिंग को यदि आप 3 से 4 वाक्यों में समेटना चाहें तो आप नहीं समेट सकते हैं, क्योंकि नेशनलिज्म वर्ड देखने में भले ही छोटा लगता है, भले ही एक छोटा सा सुंदर सा वर्ड लगता है, लेकिन इसका मायने बहुत बड़ा है। इसका जो दायरा है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हालांकि इस चैप्टर में नेशनलिज्म ही पढ़ना है, लेकिन नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, नेशनलिज्म इन इंडिया क्यों कहा गया है। हालांकि आप यदि आगे पढ़ेंगे तो आपको नेशनलिज्म इन यूरोप भी मिलेगा। फिर क्लास 10th में आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन भी मिला था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में मेनली हमारा नेशनलिज्म इन फ्रांस भी दिखाया गया है। यानी कि क्लास 9th में यदि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर पढ़े हुए हैं, यदि उस चैप्टर का नाम नेशनलिज्म इन फ्रांस रहता तो भी कोई गलत बात नहीं था। लेकिन खैर हमारा ये मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि क्लास 10th में हमको नेशनलिज्म इन इंडिया क्यों पढ़ना है और इस नेशनलिज्म वर्ड का मतलब क्या है। सबसे पहला, नेशनलिज्म का जो मतलब है हमारा हिंदी में,
उसका मतलब होता है देशभक्ति या फिर राष्ट्रवाद या फिर आप देश प्रेम भी कह सकते हैं या फिर आप देश से लगाव भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपके अंदर एक ऐसा भावना है जिस भावना के कारण आप अपने कंट्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ प्रोग्रेस, ऐसा नहीं कि आप अपने कंट्री को बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो नेशनलिज्म नहीं कहलाएगा। नेशनलिज्म का एक जो प्रॉपर डेफिनेशन है इंग्लिश में वो ये है, फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन कंट्री इज नोन एज नेशनलिज्म। मतलब ये कि आपके कंट्री के लिए आपके अपने अंदर आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप अपने कंट्री को प्रोग्रेस करने के लिए अपना क्या योगदान दे सकते हैं, यही जो आपके अंदर जो फीलिंग है यही है हमारा नेशनलिज्म। हालांकि इस फीलिंग के बारे में हम लोग पूरा इस चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए आप चिंता ना करें। लेकिन नेशनलिज्म का केवल मतलब इतना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इस चीज को समझना चाहें तो मान लीजिए कुछ समय के लिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा हो और यदि हम इंडियंस हैं तो हम इंडियन को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, स्वाभाविक सा बात है और ये हर एक इंडियन लगभग करते हैं। तो वहां पे जो हम अपने इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे मन में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ प्राउड है, यानी कि एक गर्व का जो मोमेंट है वो हमारे अंदर है, एक भावना हमारे अंदर है, तभी तो हम इंडिया को चीयर कर पा रहे हैं या फिर इंडिया को सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो यही जो फीलिंग आपके अंदर है अपने कंट्री को लेकर, आप उसको चीयर कर रहे हैं, तो यही आपके अंदर जो फीलिंग है यही हमारा है नेशनलिज्म। यदि नेशनलिज्म का आपको प्रैक्टिकल डेफिनेशन समझना हो तो आप कभी इंडियन आर्मी से जाके पूछिए कि नेशनलिज्म का मतलब होता क्या है, वो आपको प्रैक्टिकली आप उसको बताएंगे, वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि इंडियन आर्मी हो चाहे कोई भी आर्मी हो, हर एक आर्मी अपने कंट्री के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहता है, तो नेशनलिज्म आपको वहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो हमारे अंदर फीलिंग ऑफ प्राउड है या फिर फीलिंग ऑफ लव है फॉर आवर ओन कंट्री, इस चीज को हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया में, यानी कि इंडिया में इस चीज को हम लोग कैसे यूज किए हैं और हम लोगों को इस नेशनलिज्म के दम पे ही किस प्रकार अंग्रेजों से आजादी मिली है, इसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो एक भावना है अपने कंट्री को लेकर कि हमारा इंडिया सुपीरियर है, हमारा इंडिया महान है, हमारा भारत महान है, इस फीलिंग को, इस भावना को हम लोग अपने भारत यानी कि अपने देश को आजाद कराने के लिए किस प्रकार से यूज किए हैं इस फीलिंग का, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हालांकि मेनली आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा मेनली नेशनलिज्म वर्ड का मतलब क्या है। आप इसको राष्ट्रवाद कह सकते हैं, देश प्रेम कह सकते हैं, देशभक्ति कह सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग इसको कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, टाइम बीतता गया, नेशनलिज्म वर्ड अपने आप को इम्प्रूव करता गया। इम्प्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि नेशनलिज्म वर्ड अपना जो उसका खास मीनिंग है उसको वो छोड़ दिया, किसी दूसरे मीनिंग को अपना लिया, इसका मतलब ये नहीं है। नेशनलिज्म वर्ड अपने आप को अब इम्प्रूव किया और इम्प्रूव इस सेंस में किया है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके अंदर ये भावना है और आपके अंदर ये फीलिंग है कि हम इंडिया में डेली या फिर पर मंथ या फिर पर वीक, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, आपके अंदर ये फीलिंग है कि इंडिया में जो भी हमारे पुअर सेक्शंस के लोग हैं उनको हम डेली 100 आदमी का भंडारा बनाएंगे और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये कि आपके अंदर ऐसा एक फीलिंग है कि हम अपने कंट्री में रहने वाले या फिर अपने मोहल्ले में रहने वाले कुछ गरीब लोगों को डेली भंडारा के रूप में 100 आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन खिलाएंगे। मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर देश के बारे में प्रेम है। अब सवाल ये हो सकता है कि गरीबों से और देश से क्या यहाँ पे रिलेशन है। देखिए, लोगों से इंडिया बना है ना, इंडिया से तो लोग नहीं बने हैं। मतलब ये कि आप यदि लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने पुअर सेक्शन के लोगों को यदि आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन खिला रहे हैं, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप इंडिया को ही प्रोग्रेस करने के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हो, इसका मतलब आप ये नहीं समझ सकते हैं कि पीपल अलग है इंडिया अलग है, नहीं, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, पीपल से इंडिया है, इंडिया से पीपल नहीं है। तो आपके अंदर जो ये फीलिंग था कि हम अपने पुअर सेक्शंस के लोगों को डेली या फिर मंथली वीकली जो भी हो सकता है
और फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन खिलाएंगे। तो ये जो आपके अंदर एक फीलिंग है, ये भी एक नेशनलिज्म है। एक और चीज, आपका हो सकता है कि आप किसी एनजीओ में शामिल हो या फिर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप अभी क्लास 10th में हैं। हाँ, यदि आगे यदि कभी मौका मिले तो इस चीज को आप थोड़ा सा पढ़िएगा और किसी ना किसी एक एनजीओ में जरूर शामिल हो जाइएगा। इससे आपको अपने कंट्री और अपने सोसाइटी के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे एनजीओ होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, हालांकि एनजीओ तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही काम करते हैं, लेकिन उनका मोटिव केवल और केवल ये होता है कि हम अपने कंट्री को एक तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएं। तो वो सारे जो भी एनजीओ हैं जो कि इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, उनके अंदर भी नेशनलिज्म है, देशभक्ति है, देश प्रेम है, राष्ट्रवाद है। ये तो हो गया कुछ नॉर्मल डेफिनेशन। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसी फीलिंग का हम लोग किस प्रकार से यूज करेंगे भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने में, ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने मेन चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया को। सबसे पहली बात कि इस चैप्टर में हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे वो 1920 के बाद के इवेंट को पढ़ने जाएंगे। मतलब ये हो गया कि 1920 के बाद में हमारा जो भी इंडिया में इंसिडेंट हुए हैं, हमारा इंडियंस का अंग्रेजों के साथ या फिर अंग्रेजों का इंडियंस के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है, इसको हम लोग 1920 से लेकर 1947 तक जो भी हमारे कंट्री में इवेंट हुए हैं, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि 1920 से लेकर 1947 तक के पीरियड को ही क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पहले का भी पढ़ना चाहिए था। 1920 है तो 1919 का होना चाहिए, 18 का होना चाहिए, 17 का होना चाहिए, 16 का होना चाहिए, 15 का होना चाहिए। आपके मन में ये भी एक सवाल हो रहा होगा कि क्या यही एक टाइम पीरियड है जहां पे कि इंडिया में सबसे ज्यादा नेशनलिज्म देखने को मिला था? आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है। तो इस सवाल का आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन है या फिर इस सवाल का यदि जवाब नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को अभी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में लगभग अंग्रेजों ने 200 साल राज किया था। 200 साल इनका इंडिया पे कंट्रोल रहा है, लगभग 200 साल रहा है। तो आपके मन में यह सवाल होगा कि इन 200 साल में 1920 के पहले के इंसिडेंट को हमको यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ने को मिल रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया में? हालांकि इसके पहले का जो भी हमारा इतिहास है, जो हिस्ट्री है, इसको आपको अदर बुक में मिल जाएंगे, लेकिन इस चैप्टर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, कहीं कहीं पे आपको 1920 से पहले का जिक्र आपको जरूर किया रहेगा, लेकिन 95% केस में आपको 1920 के बाद के इवेंट को ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपका ये था कि 1920 के पहले के इवेंट को इसमें क्यों नहीं दिया गया है, या फिर क्या 1920 के पहले नेशनलिज्म वर्ड नहीं था, लोगों के अंदर देशभक्ति नहीं था, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद नहीं था, लोगों के अंदर देश प्रेम नहीं था? बिल्कुल था। आप विश्वास करें, बिल्कुल था। तो फिर से ये सवाल हो सकता है, ये आपके मन में सवाल हो सकता है, ये स्वाभाविक सा बात है कि फिर हमें 1947 में ही आजादी क्यों मिली, 1947 या फिर 1920 के पहले आजादी क्यों नहीं मिली? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे पास एक ऐसा लीडर नहीं था जो कि हमारे इस फीलिंग को, नेशनलिज्म के फीलिंग को आगे लेकर जा सके। मतलब ये कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं देशभक्ति था, देश प्रेम था, राष्ट्रवाद था, लेकिन हम लोग इस अपने फीलिंग को किस प्रकार से भारत को आजाद कराने में यूज कर सकते हैं, इसको मेनली हमको इसके बारे में कोई डायरेक्शन दिखाने वाला कोई लीडर नहीं था। लेकिन इस बीच में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1920 से लेकर 1947 में, इस बीच में हमारे सामने एक ऐसे लीडर आए जिन्होंने बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी को एक थप्पड़ मारे हमको आजादी दिला दिया। मैं बात कर रहा हूं फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। एक बात आपको समझना चाहिए कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन लोग इनको महात्मा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने काम ही कुछ ऐसा कर दिया कि इनके नाम के आगे हम लोग महात्मा लगा दिया। महात्मा का मतलब होता है कि महान आत्मा, मतलब ये कि कुछ महान लोग। तो इसलिए महात्मा गांधी को हम लोग, करमचंद गांधी जी को आज हम लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और इसी टाइम पीरियड के बीच में महात्मा गांधी ने ऐसे रोल को परफॉर्म किया है जिसके कारण आज हम लोग फ्रीली इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं,
कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। हालांकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र भी इस चैप्टर में होगा, सुभाष चंद्र बोस का भी होगा, जवाहरलाल नेहरू का भी होगा, फिर से और भी हमारे लीडर हैं, फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली जिन्ना होंगे, शौकत अली जिन्ना होंगे, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि आप अपने सामने अपने नोटबुक को और अपने पेन को ले लें। ज़्यादा आपके लिए बेटर ये होगा कि हम लोग जो यहाँ पे लिखें उसको आप नोट कर लें। हालांकि डिटेल नोट्स तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है वो टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। इसमें 3 टर्म है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये एक टर्म है और इनका एक पूरा का पूरा एक क्लास ही हम लोग लेंगे। इसमें आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को 2 या 3 लाइनों में नहीं समेट सकते हैं, इसके लिए आपको पूरा का पूरा एक वीडियो लेक्चर ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है द खिलाफत, उसके बाद नॉन कॉपरेशन। ये सारे टर्म क्या हैं, इसके मायने क्या हैं, ये क्यों इंडिया में किए गए थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, बस हमारे लेक्चर को अटेंड करें और इस चीज़ को ध्यान से सुने, आपको हर एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहला जो इवेंट है, हालांकि हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपके बुक में जो छोटा सा दिया है कि उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा, किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ये सब चीज़ आपका फर्स्ट पेज में इतना कुछ डीपली नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया पे ये दिया हुआ है। लेकिन जब तक आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे का रीजन नहीं मालूम चलेगा, तब तक आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या इंडिया पे पड़ा, क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग पहले ये कोशिश करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पूरी तरीके से समझ लें, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ साथ हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को भी समझेंगे। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी मेनली वे नहीं थे, वे मेनली ब्रिटेन से आए हुए लोग थे जिनको कि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कह दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहते हैं ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को शुरू करने से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दूसरा नाम है हमारा ग्लोबल वॉर। इसको हम लोग ग्लोबल वॉर के नाम से भी जानते हैं या फिर ग्रेट वॉर के नाम से भी जानते हैं। ग्लोबल वॉर इसलिए क्योंकि ये ग्लोबली लड़ा गया था, किसी एक या 2 कंट्री के बीच में नहीं था। लगभग इसमें 37 कंट्रीज ने भाग लिया था। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्लोबल वॉर इसलिए हम लोग इसको कहते हैं क्योंकि ये ग्लोबली लड़ा गया था, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस प्रकार से। और ये ग्रेट वॉर हम लोग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये एक ऐसा और पहला युद्ध था जहां पे कि इतने बड़े पैमाने पे लोग मारे गए थे और इतने बड़े पैमाने पे बाकी सारे कंट्री ने भी पार्टिसिपेट करा था। इससे लगभग मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है हमारे तहस नहस हो गए थे, बर्बाद हो चुके थे। ये तो हम लोग इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम लोग कहते हैं वो ग्लोबल वॉर भी इसको हम लोग कहते हैं कभी कभी, या फिर कभी कभी प्यार से हम लोग इसको अपना ग्रेट वॉर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे का रीजन क्या था। हालांकि रीजन हम लोग उतना ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन क्या है इसके बारे में आपको एक डिटेल एक नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो अलग विषय है, उसके बारे में हम लोग कभी देख लेंगे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे और इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसको समझने से पहले हमको चलना पड़ेगा सबसे पहले ब्रिटेन। यानी कि सबसे पहले 1600 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने 1600 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने ब्रिटेन के लोगों को ये परमिशन दे दिया था कि आप किसी भी कंट्री में जाकर फ्री ट्रेड कर सकते हैं। बात समझिएगा, 1600 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ब्रिटेन के लोगों को ये परमिशन दे दिया था
कि आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाकर आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि व्यापारी का काम कर सकते हैं, यानी कि सामान खरीदना प्लस कहीं पर जाकर बेचना। मेनली ये होता था कि कहीं से वो सामान खरीदे, मान लिए ब्रिटेन के अलावा किसी कंट्री से वो सामान खरीदे और ब्रिटेन में जाकर ब्रिटेन के आसपास वाले जगह पे फ्रांस, जर्मनी, इन सब चीज़ों पर जाकर, इन सब जगहों पर जाकर वो लोग अपने सामान को अंधाधुंध दामों में बेचते थे, यानी कि ये बाकी कंट्री से सस्ते दाम में खरीदते थे और ब्रिटेन में जाकर वो महंगे दाम में बेचते थे। और ये इसलिए ये कर पाते थे क्योंकि ब्रिटेन से उनको परमिशन मिल चुका था और उस समय पे ब्रिटेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, उसके खिलाफ कोई उतना ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा सकता था। इसलिए वहाँ की महारानी ने वहाँ के लोगों को पूरा का पूरा ये परमिशन दे रखा था कि आप किसी भी कंट्री में जाकर बिल्कुल फ्री ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई टैक्स वैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही इनको आदेश मिला क्वीन एलिजाबेथ से, तो ये सबसे पहले जो यदि किधर भागे तो वो सबसे पहले ये इंडिया, और इंडिया में सबसे पहले भागे बंगाल की तरफ। याद रखिएगा, इंडिया में सबसे पहले अंग्रेज आए थे बंगाल में। इंडिया इन्होंने सबसे पहले इसलिए चुना क्योंकि इंडिया को शुरू से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था और बिल्कुल यहाँ पे जितना सोना था, एक रिकॉर्ड के हिसाब से बताया गया है कि उस समय पे इंडिया में इतना ज़्यादा गोल्ड था, इतना ज़्यादा सोना था कि इंडिया के सोना को एक साइड रख दीजिए और बाकी वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं उनमें जो भी सोना है, गोल्ड है, उन सबको आप एक जगह रख दीजिए, फिर भी इंडिया उससे हमेशा कई ज़्यादा आगे निकलता था सोने के मामले में। इसलिए इंडिया को उस समय पे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सबसे पहले इंडिया में ब्रिटिश यदि कहीं पे आए तो वो हमारे आए बंगाल में, और चूंकि वो बंगाल में आए और हमारे इंडिया के लोकेशन में बंगाल हमारे ईस्ट साइड में पड़ता है, इसलिए उसका नाम वहां से ही ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी वहीं से उसका नाम देखने को हमको मिल गया। लेकिन जब ये लोग बंगाल आए या फिर इंडिया के बाकी कंट्री कोने कोने में भी जब ये बाद में गए, तो अंग्रेजों का खास मकसद केवल और केवल यही था, ट्रेड करना। मतलब कि इंडिया से और बंगाल से, हालांकि इंडिया में और बंगाल के अलावा और भी जगह इंडिया में, वहां से सामान को खरीदना प्लस ब्रिटेन में जाकर उसको ज़्यादा दाम पर बेचना ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। यही मेन मकसद था शुरू में अंग्रेजों का। याद रखिएगा हमेशा कि अंग्रेज कभी भी हमारे कंट्री को कब्जा करने के भाव से नहीं आए थे, वो केवल और केवल यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे। सबसे पहले जो उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया इंडिया में वो था हमारा कॉटन, सिल्क, फिर से स्पाइस, फिर से इंडिगो, ओपियम, फिर से टी। ये कुछ ऐसे हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स है जिनका कि उन्होंने सबसे पहले ट्रेड करना शुरू किया। तो बंगाल में वो सबसे पहले आए थे केवल और केवल ट्रेड करने के लिए। लेकिन बंगाल में एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब तक बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, उस समय के जस्ट थोड़ा सा पहले इंडिया का बहुत बड़ा और बहुत भी पावरफुल मुगल किंग औरंगजेब का डेथ हो चुका था। तो आप ये भी याद रखिएगा कि जैसे ही हमारा, हालांकि औरंगजेब हमारा मुगल का लास्ट रूलर था, है ना, तो जब औरंगजेब का जब डेथ हो गया तो उसके बाद ही अंग्रेज इंडिया में आए थे, और जब आए तो सबसे पहले बंगाल गए। तो औरंगजेब जब मर गया तो औरंगजेब के दरबार में जो भी बड़े बड़े पोस्ट पे थे, जैसे जनरल हो गए, कोई सूबेदार हो गया, कोई फौजी में हो गया बड़ा वाला पोस्ट, जैसे ही औरंगजेब मरा वैसे ही उनके सारे जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पे आदमी थे औरंगजेब के नीचे, उन सभी ने उनके राज्य को हथियाना शुरू कर दिया औरंगजेब के मरने के बाद। तो उसी में से हमारा सबसे पहला बंगाल है, और बंगाल में मेनली अब औरंगजेब का राज नहीं था क्योंकि वो मर चुका था। औरंगजेब के शासन में जो ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे थे उन लोगों ने उन सारे के सारे जगहों को अपने कब्जे में ले लिया, और वहां से अब कोई राजा नहीं रहा था, अब हो गया था नवाब। नवाब का मतलब ये होता है कि जिसके पास धन संपत्ति प्रॉपर्टी ये सारा चीज बहुत ज्यादा हो, है ना, और वो अपना जो लिविंग है वो पूरी की पूरी शानो शौकत के साथ जीते हों, उसी को हम लोग कहते हैं नवाब। तो उस समय पे जब वो बंगाल आए तो उस समय पे हमारे बंगाल में उन्होंने क्या किया, नवाब के पास गए
और नवाब के पास जाकर उन्होंने कहा अंग्रेजों ने कि हम यहाँ पे फ्री ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन उस समय जो बंगाल के नवाब थे, जो रूलर थे आप कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि यदि आप इंडिया में फ्री ट्रेड करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ट्रेड के बदले हमें एक कुछ अमाउंट देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। ये प्रपोजल रखा नवाब ने, बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों के सामने। लेकिन अंग्रेजों ने इस चीज को साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं, हम आपको कोई भी टैक्स नहीं देंगे, हम आपको कोई भी रेवेन्यू नहीं देंगे, क्योंकि हमें रानी से इजाजत मिल चुका है कि आप बिल्कुल का बिल्कुल हर जगह पे जाके फ्री ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों को अंग्रेजों ने नहीं माना और उसके बाद अंग्रेज अब यहाँ पे जब बंगाल में आए और वो ट्रेड करना चाह रहे थे, तो हालांकि ऐसा अंग्रेजों के पास नहीं था कि वो कहीं से इंडिया में सामान को खरीदे और डायरेक्टली जाके ब्रिटेन में बेच देंगे। नहीं, पहले वो क्या करते थे ना कि कहीं से सामान को खरीदते थे और बंगाल में उन्होंने अपने गोदाम को बना रखा था, और वो गोदाम भी उन्होंने नवाब के बिना परमिशन के ही बनाया था। आप समझिएगा इस चीज को रिलेट कीजिएगा, ताकि हम लोग इस चीज को आगे अच्छी तरीके से समझ पाए। आगे आपको बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा। तो अंग्रेज जो भी अपने सामान को खरीदते थे ट्रेड के लिए, वो जाके अपने एक वेयर हाउस यानी कि गोदाम में रखते थे, और वो गोदाम भी अंग्रेजों ने नवाब के परमिशन के बिना ही बनाया था। तो जब नवाब को मालूम चला कि अंग्रेज यहाँ पे ट्रेड भी कर रहे हैं मेरे परमिशन के बिना ही, बदले में कोई टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, दूसरा चीज ये अपने यहाँ पे कंट्रोल को यानी कि अपने एरिया को भी बढ़ा रहे हैं। एरिया को बढ़ाने का मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये नहीं है कि वो अपने शासन कर रहे थे। एरिया को बढ़ाने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो अपने फोर्ट को, किले को बढ़ाना चाह रहे थे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोर्टिफिकेशन। तो ये सारा कुछ नवाब के बिना परमिशन के ही हो रहा था। तो उस समय के जो नवाब थे हमारे, वो थे सिराज उद दौला खान। याद रखिएगा, बंगाल के उस समय पे हमारे नवाब थे सिराज उद दौला खान। तो सिराज उद दौला खान को जब ये सब चीज मालूम चला कि अंग्रेज बिना परमिशन के, हमारे बिना परमिशन के ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे फोर्ट बना रहे हैं, किला बना रहे हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेड कर रहे हैं, कोई टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, तो उसके बाद सिराज उद दौला खान ने अंग्रेजों को समझाया कि आप बिल्कुल इंडिया में ये नहीं कर सकते हैं, या फिर आप यदि ऐसा करते हैं तो आपको टैक्स में रूप में कुछ पैसे हमको देने पड़ेंगे। लेकिन इन सब चीजों से तो अंग्रेजों ने साफ मना कर दिया था। तो लास्टली सिराज उद दौला खान अपने 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार जाते हैं, और कासिम बाजार जाकर वहां पे बहुत सारे अंग्रेज के लोगों को, जो कि अंग्रेज मेनली हमारे ब्रिटिशर्स थे, अब आप उसको ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तुरंत आपको समझ में आ गया होगा कि वो इंडिया के ईस्ट साइड यानी कि बंगाल में सबसे पहले आया, तो उसका नाम पड़ गया हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कासिम बाजार की तरफ सिराज उद दौला खान अपने 30,000 सैनिकों के साथ गए, और वहां पे बहुत सारे ब्रिटिशर्स को उन्होंने मार दिया, उनके गोदाम को लूट लिया, जला दिया, उनके जो बड़े बड़े शिप्स आए हुए थे ब्रिटेन से बाय सी, उनको उन्होंने लूट लिया, बहुत सारे शिप को उन्होंने जला दिया, बहुत सारे शिप को उन्होंने बर्बाद भी कर दिया। और जब ये खबर अंग्रेजों को मालूम चला कि सिराज उद दौला खान हमारे इतने सारे प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया है कासिम बाजार में, तो बदले में, आपको लगता है ना, क्या आपको नहीं लगता है कि सिराज उद दौला खान इतना सारा कुछ किए होंगे और अंग्रेज चुपचाप बैठे होंगे? ऐसा नहीं था। बदले में अंग्रेजों ने भी सिराज उद दौला खान के ऊपर हमला किया, और ये हमला जाके हुआ हमारा प्लासी में, और इसी को हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी में सिराज उद दौला खान भी आए थे और ब्रिटिशर्स भी आए थे। वहां पे दोनों के बीच में पूरा का पूरा एकदम घमासान युद्ध चला, और उस बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट ये निकला कि सिराज उद दौला खान को हरा दिया गया, और बाद में उनको मार भी दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो बैटल ऑफ प्लासी इंडियन हिस्ट्री में और ब्रिटेन के हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि इंडिया में ब्रिटेन का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में ये सबसे पहला ऐसा लड़ाई था जहां पे कि उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा था और सक्सेसफुली जीता भी था, और वहां के नवाब सिराज उद दौला खान को मारा भी था। तो हमेशा याद रखिएगा कि ब्रिटिशर्स का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में सबसे पहला यदि कोई सफल लड़ाई रहा है तो वो बैटल ऑफ प्लासी रहा है, और ये सबसे पहला लड़ाई भी उनका इंडिया में था। तो सिराज उद दौला खान को मार देने के बाद वहां पे अपना कंट्रोल उन्होंने अपना पूरा ले लिया। उसके बाद एक और चीज, जो बैटल ऑफ प्लासी के सबसे बैटल ऑफ प्लासी में सिराज उद दौला खान के हारने का जो सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है
वो बताया जाता है मीर जफर का। अब ये मीर जफर कौन था? मीर जफर सिराजुद्दौला खान के आर्मी का कमांडर था, याद रखिएगा, सैनिकों का कमांडर था। और कमांडर मेनली कौन होता है? जो अपने सैनिकों को कमांड कर सकता है कि आप ये कीजिए वो कीजिए, ऑर्डर देता है ना, कि किस पे हमला करना है किस पे हमला नहीं करना है। तो मीर जफर सिराजुद्दौला खान के आर्मी का कमांडर था। उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों ने मीर जफर को अपने पास बुलाया और कहा कि यदि तुम हमें सिराजुद्दौला खान को हराने में सपोर्ट करते हो तो सिराजुद्दौला खान को हराने के बाद तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे मीर जफर को बुलाया अंग्रेजों ने उसको कहा कि यदि तुम सिराजुद्दौला खान को हराने में मेरी मदद करते हो तो हम तुमको बदले में बंगाल का नवाब बना देंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला खान को हरा दिया गया, उनको मार भी दिया गया और बदले में अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस मीर जफर बिकेम दी नवाब ऑफ बंगाल, उनको बंगाल का नवाब बना दिया गया। लेकिन बदले में चूंकि वो नवाब तो बने, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, जो अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया वो उन्होंने पूरा का पूरा फॉलो किया। लेकिन अंग्रेजों ने नवाब बनने के जैसे आप इसको कह सकते हैं कि नवाब बनने के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उनसे मीर जफर को कहा कि आप बदले में, हम आपको बंगाल का नवाब बना रहे हैं तो आप बदले में हमें 5 लाख रुपीज पर मंथ पे करेंगे। अब जरा सोच के देखिए कि उस समय पे 5 लाख पर मंथ कितना बड़ा अमाउंट होगा, है ना। आप सोच सकते हैं इस चीज को कि उस समय पे 5 लाख पर मंथ मीर जफर को देना पड़ता था। किसको? अंग्रेजों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने बदले में नवाब उनको बना दिया था, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस। ये चीज था उस समय पे। तो मीर जफर निकला, आप कह सकते हैं गद्दार निकला सिराजुद्दौला खान के कमांडर का। वो कमांडर था मेनली, तो सिराजुद्दौला खान का वो क्या निकला? गद्दार निकला। तो वहां पे सिराजुद्दौला खान को हरा दिया गया पूरी तरीके से, बंगाल से उनको नष्ट कर दिया गया, उनको मार दिया गया बाद में, और मीर जफर हमारा वहां पे नवाब बन गया। अब जरा यहाँ पे सोचने वाली बात है, आप इसको, इस चीज को आप रिलेट कीजिएगा कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी केवल और केवल ट्रेडिंग के लिए आए थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे? नवाबों पे हमला करना शुरू कर रहे थे। हमला केवल और केवल इसलिए कर रहे थे क्योंकि इंडियन में जो भी नवाब थे वो उनको कंसेशन नहीं देते थे। कंसेशन इस रूप में कि ब्रिटिशर्स फ्री ट्रेड करना चाहते थे, किला बनाना चाहते थे, वेयर हाउस बनाना चाहते थे, गोदाम, लेकिन इन सारे चीजों को साफ मना करता था कौन? इंडियंस के हमारे नवाब। तो इसके चलते इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे बैटल ऑफ हमारा प्लासी खत्म हुआ, उसके बाद अंग्रेजों के पास अब थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं कि घमंड आ गया। उनको ये लगने लगा कि मीर जफर से यदि हमको 5 लाख पर मंथ मिल रहा है, यदि 3-4 और नवाब को इस तरीके से यदि कर लिया जाए अपने वश में तो कितना ज्यादा हमारा प्रॉफिट हो सकता है। और उस समय पे 5 लाख रुपीज पर मंथ बहुत बड़ा अमाउंट है, यानी कि आप एक साल का कर सकते हैं 60 लाख पर मंथ। ये चीज था उस समय पे। तो उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का मन अपना फिसलता गया, उनका मन बहता गया, उनके अंदर धीरे धीरे लालच आता गया। फिर बैटल ऑफ प्लासी के बाद हमारा बैटल ऑफ बक्सर हुआ। फिर बैटल ऑफ बक्सर के बाद हमारा फिर से मैसूर में टीपू सुल्तान थे, उनको मार दिया गया। टीपू सुल्तान को मेनली मैसूर का टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते हैं। याद रखिएगा, टीपू सुल्तान के पिताजी थे हैदर अली, और हैदर अली चूंकि दोनों बाप बेटा हुआ तो इन दोनों को हरा दिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, मैसूर में। और बाद में मैसूर को पूरा का पूरा अपने अंडर में ले लिया अंग्रेजों ने। मैसूर के बाद मराठा पावर, मराठा मेनली, यदि आप इस चीज को आपने तानाजी मूवी देखा होगा, तानाजी मूवी में जो पेशवा दिखाया गया है, मराठा जो हमारा मेनली, उसमें मराठा जो हमारा डायनेस्टी था, उस मराठा डायनेस्टी को उन्होंने खत्म किया पूरा का पूरा अंग्रेजों ने। उसके बाद रानी चन्नामा को उन्होंने भी हराया, रानी चन्नामा को भी उन्होंने हराया। रानी चन्नामा किट्टूर की महारानी थी उस समय पे, और आज हमारा किट्टूर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद हमारा फिर से सिंध को अपने कब्जे में लिया, पंजाब के साइड में सिंध है। फिर सिंध को कब्जे में लेने के बाद फिर पंजाब को कब्जे में लिया। पंजाब को कब्जे में लेने के बाद उन्होंने झांसी, हम लोग पढ़े हुए झांसी की रानी के बारे में, तो वहां झांसी पे उन्होंने कब्जा किया। झांसी के कब्जे के बाद उन्होंने अवध पे कब्जा किया। मतलब ये कि वो करने आए थे ट्रेड, और यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया अपने कॉलोनी को, और यानी कि सारे के सारे नवाब को उसको हरा देना, मार देना, उसके टेरिटरी को अपने अंदर ले लेना।
मतलब ये कि ट्रेड से वो धीरे धीरे टेरिटरी की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किस प्रकार अंग्रेज ट्रेड करने के लिए आए थे इंडिया में और किस प्रकार वो अपने टेरिटरी को जीतते चले गए, ये चीज हमारा उस समय पे देखने को मिल रहा था। उसके बाद अब हम लोग इस फेज में पहुंच चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा लगभग इंडिया पे कंट्रोल हो चुका था और डेट आ चुका था हमारा 1914 आते आते तक इंडिया के लगभग 90% आप कह सकते हैं, या फिर उससे कम थोड़ा बहुत हो सकता है कि 1914 आते आते तक इंडिया पे अंग्रेजों का बहुत ही ज्यादा कंट्रोल हो चुका था। और यही वो डेट है 1914 जहां पे कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम लोग मेनली ग्लोबल वॉर भी कहते हैं, ग्रेट वॉर भी कहते हैं। और 1914 मेनली हमारा 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 तक पूरा का पूरा हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। मतलब ये कि ये जो पूरा आपको 4 साल का ड्यूरेशन दिख रहा होगा, इस 4 साल में पूरा का पूरा वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंट्री पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका था, हर चीज बिखर चुका था। 2 करोड़ लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे, याद रखिएगा 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग मारे गए थे केवल और केवल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और ये डाटा है 1914 और 1918 का। तो उस समय पे हालांकि पॉपुलेशन तो ऐसे ही कम था और उस समय पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी 2 करोड़ आदमी मारे जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे लोग मारे गए होंगे, हर जगह आपको डेड बॉडी ही देखने को मिलते होंगे उस समय। इस प्रकार का वहां पे सिचुएशन था। लेकिन एक बात और, जब ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस समय पे केवल और केवल 3 ही कंट्री ऐसे थे जिन्होंने की डेमोक्रेसी को हासिल करा था। सबसे पहला हमारा था फ्रांस, दूसरा था स्विट्जरलैंड, और तीसरा था हमारा सैन मेरिनो। उस समय पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये 3 ही ऐसे कंट्री थे जिन्होंने की डेमोक्रेसी को अचीव करा था। यदि आप क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़े होंगे तो आपको मालूम चला होगा कि वर्ल्ड में सबसे पहला यदि कोई कंट्री था जिन्होंने डेमोक्रेसी को हासिल किया, जिन्होंने रिपब्लिक को हासिल किया, तो वो था हमारा फ्रांस। उसके बाद फिर हमारा हुआ स्विट्जरलैंड, उसके बाद हुआ फिर हमारा सैन मेरिनो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये ऐसे 3 कंट्री थे जिन्होंने अपने डेमोक्रेसी को हासिल करा था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केवल और केवल इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम लोग इसको एकदम पूरा का पूरा सरल भाषा में, सरल रूप में समझने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 पावर के बीच में लड़ा गया था। पहला था हमारा अलाइड पावर और दूसरा था हमारा सेंट्रल पावर। ये 2 ग्रुप था हमारा जिसके बीच में पूरा का पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी कि ग्लोबल वॉर हुआ था, यानी कि ग्रेट वॉर हुआ था इन दोनों पावर के बीच में। तो सबसे पहला अलाइड पावर में जो कंट्री था वो था हमारा फ्रांस, उसके बाद था हमारा रसिया, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद में जाकर इस अलाइड पावर में हमारा यूएसए भी जुड़ गया था। और ये यूएसए जुड़ा था 1917 में, याद रखिएगा 1917 में हमारा बाद में जाके यूएसए भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। और सेंट्रल पावर में हमारा सबसे पहला था जर्मनी के बाद हमारा ऑस्ट्रिया हंगरी, उसके बाद हमारा ऑटोमन एम्पायर,
ऑटोमन एम्पायर। इसके बाद था हमारा बुल्गारिया। तो ये 8 कंट्री हमारे ऐसे ऐसे कंट्री थे जो कि थोड़ा सा पावरफुल थे और मेन थे। तो ये 8 कंट्री ने मिलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ा। हालांकि टोटल का टोटल हमारे पूरा का पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग 37 कंट्रीज ने भाग लिया था। याद रखिएगा, टोटल का टोटल 37 कंट्रीज। लेकिन ये 8 ऐसे कुछ कंट्री हैं जो कि बहुत ही ज्यादा उस समय पावरफुल थे और बहुत ही ज्यादा फेमस भी थे। और ये थोड़ा सा इनके पास थोड़ा सा अपना मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उस समय पे था। तो ये हमारे मेन 8 कंट्री थे। हालांकि टोटल का टोटल 37 कंट्रीज ने भाग लेके उसमें अपना पार्टिसिपेट करा था। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए थे। लगभग 2 करोड़ लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में केवल मारे गए थे। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा संख्या है, 2 करोड़। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये जो आपको सेंट्रल पावर देखने को मिल रहा है, ये इन सेंट्रल पावर का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हो गया था। जब और हालांकि पहले ये नियम था कि जो कंट्री हार जाएगा उसके कंट्री का मोस्ट ऑफ द रिसोर्स जो है जीते वाले कंट्री के पास चला जाएगा। तो वही हुआ। तो इन सारे ने हालांकि अलाइड पावर जब जीत गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इन अकॉर्डिंग टू रूल इन सारे के प्रॉपर्टी को, संपत्ति को इस अलाइड पावर ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद जब ये हमारा पूरा का पूरा सेंट्रल पावर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया, तो यहाँ पे ये जो ब्रिटेन का जो सैनिक था, ये ब्रिटेन के सैनिक ने एक जर्मन के सैनिक को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बचाया था। याद रखिएगा, और ये आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जा रहा है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा कि यहीं से हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिन्होंने करवाया था उनका यहाँ पे उत्पत्ति हो रहा है, उसका यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। याद रखिएगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन के सैनिकों ने जर्मनी के एक सैनिक को बचाया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, और उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। और इसके बारे में कौन नहीं जानता है? एडोल्फ हिटलर के बारे में कौन नहीं जानता है? लगभग हर एक कोई जानता है एडोल्फ हिटलर के बारे में। नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग जिक्र कर लेंगे। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि ब्रिटेन के सैनिकों ने जर्मन के एक सैनिक को बचाया था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, और ये वही एडोल्फ हिटलर है जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को करवाया। हालांकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बाकी सारे कंट्री के लोगों को ये पूरा का पूरा विश्वास था कि आगे भविष्य में कोई भी ऐसा युद्ध दोबारा नहीं होगा। लेकिन एडोल्फ हिटलर ऐसे आदमी थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट करा, और मेनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने के कारण भी हमारा एडोल्फ हिटलर ही था। तो अब ये आपको मोटा मोटी हर चीज समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार अंग्रेज भारत आए और भारत में वो ट्रेडिंग करने से लेकर टेरिटरी कैसे जीतने लगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या योगदान था इन सारे कंट्री का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्या योगदान था, हिटलर का राइज कैसे हुआ, ये सारे चीज आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन एक चीज जो आपको यहाँ पे गौर करने वाला है, हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, लेकिन क्या कहीं पे आपको इंडियन कंट्री नजर आ रहा है क्या? यानी कि इंडिया का नाम यहाँ पे आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जितना ज्यादा नुकसान इंडिया का हुआ था उतना ज्यादा नुकसान भले ही शायद ही किसी कंट्री का हुआ होगा। हालांकि इंडिया डायरेक्टली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करा था, लेकिन इंडिया के लोगों ने पार्टिसिपेट करा था एज अ सोल्जर, एज अ आर्मी। अब ये क्या सिस्टम था इसको जरा समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो हमारा मेनली चैप्टर का ही पार्ट है। तो सबसे पहले, और इस चीज को बताने से पहले अभी तुरंत हम लोग जान चुके हैं कि 1914 तक इंडिया पे लगभग हर एक जगह पे ब्रिटिश का कंट्रोल हो चुका था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो चुका था। तो उस समय पे ब्रिटेन हालांकि अलाइड पावर में था और ये हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल था। ब्रिटेन के पास इतना ज्यादा उस समय क्षमता नहीं था कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने सैनिकों के दम पे लड़ सके।
याद रखिएगा, उसके पास इतना ज्यादा सैनिक नहीं थे जो कि वो अपने सैनिक के बलबूते पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर सके और जीत पाए। तो ब्रिटेन का कब्जा था इंडिया पे। तो इंडिया में ब्रिटेन क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते थे, लोगों को, नौजवानों को जबरन अपने सेना में, अपने आर्मी में भर्ती करते थे। याद रखिएगा, उस समय ऐसा सिस्टम था जहां पे कि आपको घर से उठा के लेके जाया जाता था और आपको सरकारी नौकरी एज ए सोल्जर के रूप में दिया जाता था। लेकिन लोग उस समय सोल्जर का नौकरी नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसमें आपको हमेशा खतरा बना रहता था। हालांकि आज तो ये सिस्टम बहुत ही चेंज हो चुका है, लेकिन उस समय पे ऐसा सिस्टम था कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आते थे और आपको घर से उठा के लेके जाते थे कि चलो हम तुमको सरकारी नौकरी देंगे और तुम मेरे लिए सैनिक का काम करो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में लोगों को जबरन सैनिकों में लेके जाते थे। अब बहुत सारे लोग जबरन भी जाते थे, बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी के रूप में, लालच के रूप में भी जाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बहुत सारे नौजवान को अपने तरफ अट्रैक्ट करते थे और उनको सरकारी नौकरी देने का लालच दिखाते थे ताकि वो सैनिक में भर्ती हो जाए। और ये वही सैनिक है, टोटल का टोटल वही सैनिक है जो कि बाद में जाकर इंडिया से ब्रिटेन गए और ब्रिटेन में जाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करा था, लेकिन इंडियंस के सोल्जर करे थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर गए थे और उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुदा दिया था। वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी और हमारा जो इंडियन सोल्जर्स हैं, दोनों ने मिलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ा। अब एक और चीज जो कि हमारे टॉपिक में है, हालांकि आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा जान लेते हैं कि अब जरा सोचिए, उस समय पे ये बात हो रहा है 1914 के आसपास का। उस समय पे इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ही कम था। हालांकि आज तो 140-45 करोड़ के आसपास एस्टिमेट, एक अप्रॉक्स माना जा रहा है, लेकिन उस समय पे बहुत कम था। उस समय पे लगभग 50 से 60 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन था उस समय पे इंडिया में। और उस समय अधिकतर नौजवान को युद्ध में शामिल कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान। तो अब जरा सोचिए कि क्या इंडिया में अच्छी तरीके से खेती हो पाएगा, क्योंकि उस समय पे हमारे इंडिया में ये भी सिस्टम था कि औरतें घर से ज्यादा बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो वो खेती करने कैसे जाती हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हमारे इंडिया में बहुत सारे नौजवान युद्ध में चले गए थे, दूसरी बात ये हो गया। तीसरा कारण ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है। इन तीनों के कारण से इंडिया में उस समय पे फसल अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा था। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अधिकतर नौजवान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हो चुके थे, तो खेती आखिर करेगा कौन, और उस समय औरतों को घर से निकालने का उतना इजाजत तो था नहीं, तो जिसके कारण हमारा पूरा का पूरा फसल इंडिया में उस समय बर्बाद हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली उसी समय के आसपास, उसी समय के दौरान एक महामारी भी फैल गया था जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा। याद रखिएगा, इन दोनों के कारण इंडिया पे उस समय पे जो प्रभाव देखने को मिला वो आज तक आपको देखने को ऐसा नहीं मिला है। सबसे पहला, वर्ल्ड वॉर के दौरान अधिकतर नौजवान युद्ध में चले गए थे जिसके कारण अच्छी तरीके से फसल हो नहीं पाया। दूसरा कारण, उस समय पे महामारी फैलने के कारण पूरा का पूरा इन्फ्लुएंजा जो हमारा जो पूरा महामारी था वो फैला हुआ था, जिसके कारण उस समय पे इंडिया में अकेला 12 to 13 मिलियन लोग मरे थे केवल और केवल भूखमरी और महामारी से। याद रखिएगा, 12 मिलियन से लेकर 13 मिलियन आदमी उस समय केवल और केवल भूखमरी, और भूखमरी हुआ क्यों? क्योंकि फसल नहीं हो पा रहा था। फसल क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि नौजवान युद्ध लड़ने के लिए गए हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो 12 से 13 मिलियन तक लोग उस समय पे केवल और केवल भूखमरी और महामारी से मरा था इंडिया में। तो अब जरा सोचिए, वर्ल्ड वॉर में अधिकतर नौजवान मर रहे हैं वो अलग है, 12 से 13 मिलियन लोग मर रहे हैं वो अलग है। तो उस समय पे आप जरा सोच के देखिए कि उस समय पे क्या स्थिति रहा होगा इंडिया का। हर जगह आपको मातम का ही माहौल देखने को मिलता होगा। हालांकि यदि आपके घर में, हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो आपके घर में कोई फैमिली से बचे नहीं होंगे जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जिक्र कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार और भूखमरी एक बार और आया था इंडिया में एक बार और भूखमरी आया था, उसके बारे में शायद आपके दादा या दादी, नाना या नानी जानते होंगे। उसके बारे में कभी पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस चीज को सुन के। 12 से 13 मिलियन लोग मारे जा रहे हैं और ये छोटा सा डाटा नहीं है।
1 मिलियन में 10 लाख, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख आदमी केवल और केवल भुखमरी और महामारी की वजह से मर रहे थे। हर जगह आपको लगभग लाश ही लाश देखने को मिल रहा था। तो ये सिस्टम था। एक और चीज इंडिया में देखिए, हम इंडियंस क्या है ना, थोड़ा सा इमोशनल जल्दी हो जाते हैं, यानी कि यदि हमको थोड़ा सा कोई बहला फुसला दे तो हम लोग जल्दी पिघल जाते हैं। तो बहुत सारे इंडियंस को उस समय पे ये लगा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से चले जाएंगे और जो हमारा पहले कंडीशन था, यानी कि सुखाली का जो हम लोग जिंदगी जीते थे, वही दोबारा आ जाएगा। लोगों को यह विश्वास था कि ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उसके बाद चले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो नॉर्मल हमारा कंडीशन था वो हमारा सब चीज बदल जाएगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा इसका उल्टा हुआ, इसके जस्ट अपोजिट हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में दोबारा वापस आए। और एक बात और, अब जरा सोचने वाली फिर से बात है कि ये ब्रिटेन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा का पूरा इंडिया पे कब्जा जमाए हुए हैं और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या जरा सोच के देखिए, वर्ल्ड वॉर क्या आप भाला के दम पे, तलवार के दम पे लड़ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे कंट्री बहुत ही पावरफुल थे और उस समय पे इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका था जहां पे कि आप गन, ट्रूप्स, एयरक्राफ्ट, इन सब चीजों का यूज कर रहे थे। तो ब्रिटेन ने इतना ज्यादा खर्च कर दिया था अपने लड़ाई में कि उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज हो चुका था। अब कर्ज किस रूप में हो सकता है कि किसी दूसरे कंट्री से वो लोन लिए होंगे कि भाई हमको पैसे दे दो, हमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना है, बाद में यदि ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम आपको चुकता कर देंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन ने बहुत ही ज्यादा कर्जा ले रखा था। उसके बाद इस कर्जे को चुकाने के लिए दोबारा वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन वाले यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने अंधाधुंध टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। मतलब ये कि यदि वो पहले सपोज मान लीजिए यदि आपके पास 10 बीघा जमीन है और 10 बीघे में आप 100 बोरी अनाज उपजाते हैं, तो 100 बोरी में से अपने आप 10 बोरी आपको देना पड़ता था किसको? अंग्रेजों को, एज अ टैक्स के रूप में। दूसरी चीज ये कि उस समय पे हर एक चीजों का प्राइस जो था अंग्रेजों ने बढ़ा दिया था। अंग्रेज ही प्राइस क्यों बढ़ा रहे थे, अंग्रेज ही टैक्स कलेक्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि 1947 तक अंग्रेजों का ही पूरा का पूरा इंडिया पे कंट्रोल था, तो वो जो चाह रहे थे वो अपना मन मर्जी का कर रहे थे। तो डबल हो गया था प्राइस भी हर एक चीजों का, हमारे नेसेसरी गुड्स का प्राइस उस समय पे डबल हो गया था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि उस समय पे एक पैकेट बिस्किट 1 रुपए का मिलता होगा तो उसका 2 रुपए कर दिए होंगे, ये चीज था। एक और चीज, उस समय पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे पड़ा, उसके कारण से हमारा पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम था, यानी कि जो आर्थिक जो हमारा जो रिलेशन था बाकी कंट्रीज से, वो पूरा का पूरा चरमरा चुका था। मतलब कि पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका था। हमारे कंट्री के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया था कि खाने से ज्यादा हम लोग टैक्स पे करते थे। यानी कि घर में खाना ना हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको देना है तो टैक्स देना है। इस प्रकार का माहौल उस समय पे बना हुआ था। उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन, अब जरा आप सोचिए, युद्ध में लोग मर रहे हैं, महामारी से मर रहे हैं, भुखमरी से मर रहे हैं, टैक्स बढ़ा हुआ है, प्राइस हर एक चीजों का बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे स्टेबल हो सकता है? वो भी पूरा का पूरा उथल पुथल हो चुका था। तो ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट था हमारा इंडिया पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करा था, पार्टिसिपेट करा था एज अ सोल्जर के रूप में, जो कि जबरन या फिर अपने मर्जी से भी बहुत सारे सैनिक उसमें पार्टिसिपेट किए थे और जाके वो ब्रिटेन के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ रहे थे। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा एक ओवरव्यू था जिसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में जान चुके हैं। और इसको अपने माइंड में रखते हुए आप इसको, हालांकि जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम लोग उसको रिलेट करेंगे, और इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ताकि यदि ये याद है तो हमारा आने वाला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उन सब चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल का बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। तो आपसे ये एक एडवाइस रहेगा कि इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में हमेशा घुमाते रहें, और इस चीज़ को आप हम लोग इस चीज़ को रिलेट भी करेंगे जब हम लोग आगे अपना पढ़ेंगे उस समय। बाकी यदि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ओरिजिन लर्निंग स्टेशन जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर नोट्स, हर एक क्लास और हर एक क्लास के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के नोट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं PDF के रूप में। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और ओरिजिन पे आपको हर एक सब्जेक्ट
को डीपली पढ़ाया जाएगा। हम लोग मेनली कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करेंगे और आपको जो डिटेल रूप में जो इसका नोट्स मिलेगा जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो तो आपको नोट्स में मिल ही जाएगा। तो हमारा मेन मकसद ये होगा कि कॉपी ज़्यादा भरने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अपने माइंड को भरा जाए, वो भी कॉन्सेप्ट से। तो ज़्यादा बेटर यही होगा कि आप यदि बैठ रहे हैं तो आप एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठे। और ये चीज़ हम बार बार कह रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बहुत कम लेकिन समझेंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन यदि टॉपिक जो लिखा हुआ है यदि वो आपको समझ में आ रहा है तो कॉन्सेप्ट आपका अपने आप क्लियर होगा। और आप क्लास 10th में, आप बच्चे तो हैं नहीं जो कि आपको बताया जाएगा कि आंसर ऐसे लिखो, आंसर इस प्रकार से लिखना चाहिए। नहीं, आपके अंदर ये समझ होना चाहिए, नहीं है तो इसको आप डेवलप कीजिए कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसको अपने लैंग्वेज में, अपने आसान भाषा में लिखने का कोशिश करें। हालांकि हम हमेशा और आगे भी रहेंगे, हम हमेशा नोट्स के बिल्कुल खिलाफ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन हाँ, आप लोगों का डिमांड होता है कि सर एक नोट्स बिल्कुल आप प्रोवाइड कीजिए ताकि हम लोगों को एक रिटन रूप में आप जो पढ़ाए हैं वो देखने को मिल जाए। तो वो उसके लिए हम हाजिर हैं और वो आपको टेलीग्राम चैनल पे हर कुछ मिल जाएगा। उसके लिए आपको बिल्कुल कोई भी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कीजिए और अपने स्टडी को आगे बढ़ाइए। और बाकी हमारा बेस्ट ऑफ लक तो आपके पास है। अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, अपना डेली 100% दीजिए और मेरा गारंटी है यदि आप अपने कैरियर को डेली 100% देते हैं तो वो रिस्पॉन्स के तौर पे आपको 110% जरूर देगा, ये मेरा विश्वास है। और अपना हमेशा मैं कहता हूँ कि इस संसार में आपका कोई साथ नहीं देने वाला है, याद रखिए, एक्सेप्ट आपके फादर एंड मदर। तो उनको आइडियल मानते हुए आगे बढ़िए। और बाकी ओरिजिन की तरफ से आपका बेस्ट ऑफ लक। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें आप लोगों से ये एडवाइस रहेगा कि आप इसमें जो कुछ भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे ताकि हम लोग इस चीज़ को आगे रिलेट कर पाएँ और अच्छी तरीके से समझ पाएँ। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।